Hello everyone, I hope you are well guys. Welcome to my YouTube channel. So guys, today topic is Modi Gilani middle model and traditional approach. So guys, ये लास्ट के टू कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. लास्ट वीडियो में हमने नेट इनकम थ्योरीज एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरीज को कवर अप कर लिया है. हमने उसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही किया है. आपको उस दोनों वीडियोस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप उसके थ्रू जाकर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी की कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को पढ़ सकते हो. ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. मोदी गिलानी मिलर मॉडल. ओके, सो गाइस, मोदी गिलानी मिलर मॉडल को हम MM अप्रोच भी कहते हैं. ओके, short form is MM. Okay, so MM approach supports the NOI. That means the capital structure debt equity mix has no effect on value of firm. So guys, इस अप्रोच, ये जो अप्रोच है MM अप्रोच, वो NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को सपोर्ट करता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है. नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में भी बताया जा रहा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें आप जो भी डेप्ट इक्विटी रेशियो रखिए उससे कोई भी कंपनी के वैल्यूएशन पे अफेक्ट नहीं करता. ठीक है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, कुछ भी अमाउंट ऑफ डेप्ट हो, कुछ भी इक्विटी हो, उससे कोई भी इफेक्ट कंपनी के, फर्म के वैल्यू पे नहीं पड़ता. सेम एज इट इज MM अप्रोच में भी यही बात की गई है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आपका, डेप्ट इक्विटी का रेशियो जो है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता फर्म के वैल्यूएशन पे. ओके, नेक्स्ट क्या है कि MM एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म अंडर टू कंडीशन. सो गाइज, MM अप्रोच जो है वो एक्चुअली वो रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म के बीच का. ठीक है, सो गाइज, MM अप्रोच में हम दो कंडीशंस पढ़ेंगे. व्हेन देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, जब कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं लग रहा हो, और व्हेन देयर इज अ कॉर्पोरेट टैक्सेस, जब कॉर्पोरेट टैक्सेस लग रहे हो. तो हम इन दो कंडीशंस के अंदर इस MM अप्रोच को हम कब एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सो गाइज, हम पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे. व्हेन देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, जब कंपनी पे टैक्स ना लग रहा हो, तो उस टाइम पे MM अप्रोच क्या एक्सप्लेन करते हैं. MM अप्रोच इज आइडेंटिकल टू NOI अप्रोच. जब कंपनी पे कोई भी टैक्सेस ना लग रहे हो, तो उस टाइम पे जो MM अप्रोच है वो एज इट इज सेम है NOI अप्रोच की तरह. ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में जो बातें बताई गई थी, जो भी हमने डिस्कशन किया था, सेम एज इट इज MM अप्रोच भी वही बात कहते हैं. क्या कहते हैं? MM आर्ग्यू डेट इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म आर नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर और डेप्ट इक्विटी मिक्स. MM भी सेम बात कहते हैं कि अगर हम कंपनी पे कोई भी टैक्स ना लग रहा हो, तो उस टाइम पे जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, जो भी आपकी कंपनी का डेप्ट इक्विटी मिक्स होगा, उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे और कंपनी की मार्केट वैल्यू पे कोई भी अफेक्ट नहीं करता. आप अपनी कंपनी में जितना चाहे डेप्ट रखो, जितनी चाहे इक्विटी रखो, उससे आपके कंपनी की मार्केट वैल्यू पे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई अफेक्ट नहीं करता. ना ही आपकी मार्केट वैल्यू उससे बढ़ जाएगी और ना ही उससे डिक्रीज हो जाएगी. ओके, ये तब होगा जब कंपनी पे कोई भी टैक्स ना लग रहा हो. ठीक है, सेकंड हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, व्हेन देयर इज अ कॉर्पोरेट टैक्सेस. चलिए स्टार्ट कर. सो गाइज, अब हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे. जब कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई हो रहा हो, मतलब जब कंपनी पे टैक्स लग रही हो, तो उस टाइम पे MM अप्रोच क्या कहता है. So MM approach has recognized that capital structure would affect the cost of capital and value of firm. MM ये कहते हैं, मोदी गिलानी मिलर मॉडल में ये बताया गया है कि जब फर्म पे टैक्स लग रही हो, तो उस टाइम पे आपके जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, जो कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर होती है, जो डेप्ट इक्विटी मिक्स होता है, वो कंपनी के मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे अफेक्ट करती है. ये तब होगा जब कंपनी पे टैक्स लगेगा. ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कंपनी टैक्स ना पे करे. तो एक्चुअली में जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ रहे थे, व्हेन देयर इज अ नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये केवल हाइपोथेटिकल है कि ऐसा होगा. ठीक है, लेकिन कंपनी पे तो टैक्स लगती है, तो ये वाली चीजें ज्यादा सही होंगी, क्योंकि व्हेन देयर आर कॉर्पोरेट टैक्सेस, जब कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा तो उस वजह से कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कंपनी की मार्केट वैल्यू और कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे अफेक्ट करता है. समझ में आ गया. सेकेंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि इफ अ फर्म यूजेस डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन एंड मार्केट वैल्यू इंक्रीजेस. इस मोदी गिलानी मिरर मॉडल में ये बताया गया है कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट है, डेब्ट का रेशियो है, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन भी हो सकता है और मार्केट वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है. मतलब अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट यूज कर रहे हो,
अगर आप कंपनी में डेप्ट लेकर डेप्ट यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटेगी और मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी। ये तो बढ़िया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा और मार्केट वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो गाइज रीजन ये है कि अगर आप डेप्ट पे करोगे तो उस टाइम पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी वजह से आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम की वैल्यू कम हो जाएगी और जो उस पर टैक्स लगेगा वो भी कम हो जाएगा। जैसे कि हमने जब लेवरेजेस पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने आपको स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बताया था कि कैसे हम रखते हैं। पहले हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, फिर ऑपरेटिंग हमारा इनकम आता है जिसको ईबीआईटी कहते हैं। ईबीआईटी में से जब हम इंटरेस्ट निकाल देते हैं, ठीक है, उसके बाद जो ईबीटी होता है हम उस पर टैक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट पे ही नहीं करोगे तो पूरा का पूरा टैक्स किस पे अप्लाई होगा? ईबीआईटी पे होगा। तो उसकी वजह से आपकी जो लास्ट नेट प्रॉफिट आती है, जो आपका पेट आता है, वो बहुत कम हो जाएगा। कि जब आप टैक्स डायरेक्टली ईबीआईटी पे अप्लाई करोगे तो उसकी वजह से आपका जो पेट वैल्यू होगा वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम डेप्ट पे करते हैं, तो जब हम डेप्ट लेते हैं और उस पर जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट जब माइनस हो जाता है, क्योंकि हम इंटरेस्ट को एक्सपेंसेस की तरह दिखाते हैं, तो जब इंटरेस्ट माइनस हो जाता है तो हमारा जो ईबीटी होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जो हम टैक्स लगाते हैं वो ईबीटी पे तब लगता है। तो उस टाइम पे जो आपका जो टैक्स अप्लाई होता है ईबीटी पर, उसकी वैल्यू कम आती है क्योंकि ईबीटी कम हो गया। तो जब टैक्स लगाएंगे तो वो वैल्यू कम आएगी, ठीक है। तो टैक्स वैल्यू कम हो जाती है उससे, ठीक है। तो रीजन यही है, जब हम कंपनी डेप्ट यूज करती है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाता है और मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ गया? मैंने आपको रीजन बता दिया कि बेसिक रीजन क्या है, क्यों कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाता है और मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो गाइज हम इसके कुछ एजम्पशंस की भी बात करेंगे। सो गाइज हम इसके एजम्पशन की बात कर लेते हैं। ये एजम्पशन तब होगा जब कंपनी पे कोई भी कॉर्पोरेट टैक्सेस ना लग रहा हो, जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि व्हेन देयर इज अ नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, एक्चुअली एमएम अप्रोच, तब ये एज्यूम किया जाएगा, ये एजम्पशंस लिए जाएंगे। देयर इज अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो एमएम अप्रोच के एजम्पशन में ये बताया गया है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट होना चाहिए। मतलब कि इन्वेस्टर्स अगर सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, तो वो इसके लिए फ्री है, ठीक है। वो अपने शेयर को सेल भी कर सकता है, बाय भी कर सकता है, तो इसके लिए वो फ्री है, किसी बैरियर से बंधा नहीं है। तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट होना चाहिए और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट में ये बताया गया है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इन्वेस्टर्स को सभी के बारे में पता हो और वो फ्री है, अपने शेयर्स को सेल कर सकता है, बाय कर सकता है, ठीक है। सेकेंड एजम्पशन में ये बताया गया कि देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट ना लग रहा हो। थर्ड एजम्पशन ये है कि देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट के लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेकंड हमने जो भी केस पढ़ा है व्हेन देयर आर कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये एजम्पशन वहां पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इस एजम्पशन में ये दिया गया है कि देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। ओके, फोर्थ एजम्पशन ये है कि द पे आउट रेशियो इज 100%। मतलब क्या है कि जो कंपनी है वो पूरा का पूरा जो पैसा है वो अपने शेयर होल्डर्स को बांट देगी एज अ डिविडेंड, ठीक है। वो कंपनी में कोई रिटेन अर्निंग्स नहीं रखेगी। समझ में आ गया कि ये दोनों पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे से अटैच हैं, कि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है कंपनी का वो 100%, मतलब पैसा पूरा अपने शेयर होल्डर्स को बांट देगी, कोई रिटेन अर्निंग्स वो नहीं रखेगी, ठीक है। सो गाइज हमने अभी एजम्पशन डिस्कस कर लिया, अब हम इसके फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो एमएम ने, मोदी, गिलानी, मिलर ने हमें एक फॉर्मूला भी दिया है जिससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एमएम अप्रोच, वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म क्या होता है? मतलब अनलिवरेड का मैं मतलब बताती हूँ, जब कंपनी डेप्ट यूज ना कर रही हो, विच डज नॉट यूज डेप्ट, ठीक है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कि जब कंपनी डेप्ट यूज ना कर रही हो तो उस टाइम पे फर्म की वैल्यूएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? वीयू का मतलब ही है वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म, ठीक है। ईबीआईटी अपॉन केई इन ब्रैकेट 1 माइनस टी, ठीक है। तो वीयू इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन केई इन ब्रैकेट 1 माइनस टी। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब कंपनी डेप्ट यूज ना कर रही हो और कंपनी पे टैक्स लग रहा हो, क्योंकि यहाँ पे टैक्स टी दिया हुआ है, ठीक है। सो वीयू आपने समझ ही लिया कि वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म है, टी इज अ टैक्स रेट एंड के इज अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो गाइज हम ये तब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने मोदी गिलानी मिरर मॉडल का फॉर्मूला भी पढ़ लिया, एजम्पशंस भी पढ़ लिया और साथ ही साथ हमने इसके 2 पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया मोदी गिलानी मिरर मॉडल। अब हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोचेस। ओके,
सो गाइस चलिए हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच को। पढ़ते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या डिस्कशन किया गया और इन्होंने क्या मॉडल हमें दिया है। ठीक है, तो द ट्रेडिशनल अप्रोच सजेस्टेड बाय ईजा सोलोमन एंड फ्रेड वेस्टन। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को किसने सजेस्ट किया था? ईजा सोलोमन एंड फ्रेड वेस्टन ने। ठीक है, ये अपने अप्रोच में क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच इंटरमीडिएट अप्रोच है, इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू एक्सट्रीम अप्रोचेस ऑफ एनआई एंड एनओआई अप्रोच। अभी तक हमने जितने अप्रोचेस पढ़े, ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच कुछ अलग ही है। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये बताया गया है कि ये एक इंटरमीडिएट अप्रोच है, ये एक बीच का अप्रोच है, जिसमें एनआई और एनओआई, जो हमने नेट इनकम अप्रोच पढ़ा है और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पढ़ा है, ये दोनों इस बड़े अप्रोचेस का ये बीच का अप्रोच है। ठीक है, मतलब ये बीच का रास्ता है, ये ऐसा बीच अप्रोच है, ना ये पूरी तरीके से एनआई को सपोर्ट करता है ना पूरी तरीके से एनओआई को। ठीक है, ये इसका कॉम्प्रोमाइज फॉर्म है। Traditional approach confirms the existence of an optimal capital structure where overall cost of capital K naught is minimum and value of firm is maximum. Traditional approach में ये बताया गया है, इन्होंने ये confirm किया है कि हमें अपनी capital structure को optimal रखना चाहिए। ऑप्टिमल का मतलब ये है कि हमें बैलेंस में रखना चाहिए। ठीक है, ना ही ज़्यादा डेप्ट कर दो ना ही ज़्यादा इक्विटी कर दो। ठीक है, तो अगर हम अपने कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल रखते हैं तो उसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो जाता है और फर्म की मार्केट वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है कि हाँ देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच में ये भी कंपलसरी है कि हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट रखना ही है। ठीक है, डेप्ट रखना है, लेकिन डेप्ट भी जो होना चाहिए वो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे ऑप्टिमल की बात कर रहे थे कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट तो होगा ही, लेकिन एक इतना लिमिटेड होना चाहिए कि जिसकी वजह से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिक्रीज कर सके और फर्म की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज कर सके। अगर हम उस स्पेसिफिक पॉइंट से, इफ गो टू द बियॉन्ड द स्पेसिफिक पॉइंट, अगर हम उस लिमिटेशन से बहुत ज़्यादा डेप्ट कर लें, उसकी वजह से भी हमारी मार्केट वैल्यू घट सकती है। ठीक है, वो अभी आपको पता चलेगा जब मैं आगे का स्टेटमेंट समझाऊंगी। ठीक है, तो वो वही बोला है कि अगर हम बियॉन्ड द स्पेसिफिक पॉइंट चले जाते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी लेवरेज इंक्रीज कर जाएगी, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगी, कंपनी की मार्केट वैल्यू घट जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि हमें अपने कंपनी का डेप्ट भी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक रखना है, एक लिमिटेशन तक रखना है, जिसकी वजह से हमारी हमारी फर्म की मार्केट वैल्यू मैक्सिमम रहे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम रहे। अगर हम उस स्पेसिफिक पॉइंट से ज़्यादा चले जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी कंपनी की जो फिनेंशियल लेवरेज है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी और उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारी मार्केट वैल्यू कंपनी की घट जाएगी। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक रखना है। एज पर दिस अप्रोच द बेस्ट पॉसिबल मिक्स, हाँ, इस अप्रोच को हम बेस्ट मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम बेस्ट मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी भी कहते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी कंपनी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हर फर्म यही चाहती है कि अपनी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल रखे, जिसकी वजह से उसका मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो जितनी भी बड़ी फर्म्स है वो यही करती है। नेक्स्ट केस ये बताया गया है कि जब केडी केई से ज़्यादा होगा, जब कॉस्ट ऑफ डेप्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगा, तो उस टाइम पे WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और फर्म की वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, डेप्ट को ज़्यादा नहीं रखना इक्विटी से, एकदम बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट तक रखना है, और इक्विटी से कम ही रखो डेप्ट, जिससे WACC रिड्यूस हो जाए लेकिन मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो ये कंपनी करती है, डेप्ट उतना ही लेती है जितनी उसकी ज़रूरत हो, कैपिटल इक्विटी को ज़्यादा रखती है जिसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से इन्वेस्टर उसकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हों। ओके, अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच के एजम्पशंस को पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने एजम्पशंस में क्या दिया है। देयर आर ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फंड। ट्रेडिशनल अप्रोच में बताया गया कि फर्म केवल 2 ही सोर्सेज यूज़ कर सकती है फंड्स के लिए, या तो डेप्ट यूज़ करे या इक्विटी शेयर्स को। ठीक है, नेक्स्ट ये है, द इंटरेस्ट रेट ऑफ एन डेप्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर दी सर्टेन पीरियड एंड आफ्टर डेट इट इंक्रीजेज विल एन इंक्रीज एंड इन लेवरेजेस। इसमें यह बताया गया है कि द इंटरेस्ट रेट ऑन डेप्ट पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, फिर अगर हम उसको सर्टेन पीरियड के बाद जब अगर हम उसे इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से फर्म की लेवरेजेस भी इंक्रीज हो सकती हैं। दैट मीन्स रिस्क ऑफ शेयर होल्डर का रिस्क भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, द एक्सपेक्टेड रेट बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स मीन्स कॉन्स्टेंट, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो एक्सपेक्टेड रेट होते हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए, उसके बाद हमें उसे धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, द बिजनेस रिस्क रिमेन कांस्टेंट, मतलब इस अप्रोच में ये एजम्पशन है कि जो बिजनेस रिस्क है वो यहाँ पे कांस्टेंट है।
नेक्स्ट ये है कि द फर्म हैज़ अ परपेचुअल लाइफ, फर्म की जो लंबी लाइफ है, फर्म जल्दी लिक्विडेट नहीं होगी, काफ़ी टाइम तक चलेगी ये कंपनी, ठीक है। तो गाइज हम इसके ग्राफ को देखते हैं कि इस अप्रोच में ग्राफ क्या एक्सप्लेन करता है। ओके, सो गाइज आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे 3 लाइंस बनी हुई हैं। यहाँ पे जो वर्टिकल है वो कॉस्ट है और ये हॉरिजॉन्टल डेप्थ बता रहा है, और इनके बीच में 3 लाइंस बनी हुई हैं। यहाँ पे जो आप कांस्टेंट लाइन देख रहे हो वो केडी है, मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्थ क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो हमने पॉइंट्स क्या लिखे कि के नॉट पहले रिड्यूस कर रहा है, के नॉट रिड्यूस कर रहा है, फिर उसके बाद के नॉट जो है वो इंक्रीज करता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इंक्रीज होने से। तो यहाँ पे देखो के नॉट जो है वो पहले तो ठीक है एक हाईएस्ट पॉइंट तक है, फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट पे आता है, उसके बाद वो धीरे धीरे फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना इस ग्राफ में कि के नॉट एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद यहाँ पे तो आ गया, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आ गया, फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, फिर धीरे धीरे वो डिक्लाइन कर रहा है, और फिर एक पॉइंट के आने के बाद वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जा रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि के नॉट एक पॉइंट के बाद इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं। सो गाइज अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच में फॉर्मूला क्या क्या अप्लाई होगा हम वो देख लेते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में वही फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे जो हमने अभी नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम में पढ़ा था। जैसे हमें कंपनी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है V=S+D, सेम फॉर्मूला जो हमने लास्ट अप्रोचेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें नेट इनकम निकालना है, तो EBIT माइनस इंटरेस्ट कर देंगे। हमें के नॉट तो EBIT अपॉन V कर देंगे, ओके। सेम अगर हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है तो हम V-D कर देंगे, जो भी हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा है। उसके बाद ये दो हमने जो एक्सटर्नल फॉर्मूला पढ़े थे, K=EBIT माइनस I/S इंटू 100 एंड K0 EBIT अपॉन V इंटू 100। तो गाइस यही फॉर्मूला हम ट्रेडिशनल अप्रोच में भी यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट अप्रोच में यूज़ किया था। ओके, क्लियर? कोई डाउट नहीं है? चलिए हम आगे अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन में। ओके, you are required to compute the market value of the firm and the average cost of capital from the following information according to the traditional approach. Okay, net operating income is 3,50,000, total investment is 15 lakh, equity capitalization rate is, if the firm uses no debt to 10%, if the firm uses 8 lakh rupees debt to 11%, if the firm uses 10 lakh rupees debt then is 13%. You have to assume that the cost of debt of 8 lakh is 6% and that of 10 lakh rupees is 8%. So guys क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है कि क्वेश्चन में हमें मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। ओके, WACC। आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? नेट ऑपरेटिंग इनकम गिवन है 3,50,000, टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है 15 लाख रुपीज, और यहाँ पे इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दैट मीन्स आपका जो KE है वो यहाँ पे कंडीशन बेसिस पे गिवन है। कंडीशन क्या है कि अगर फर्म पे कोई भी डेप्ट ना लग रहा हो तो उस टाइम पे जो आपका KE होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होगा वो 10% होगा। ओके, अगर फर्म 8 लाख रुपीज डेप्ट यूज कर रही है उस टाइम पे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वो 11% होगा। अगर फर्म 10 लाख रुपीज डेप्ट यूज कर रही है तो उस टाइम पे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वो 13% होगी। यू हैव टू एज्यूम, हमें ये एज्यूम करना है कि जब 8 लाख रुपीज डेप्ट लग रहा हो तो उस टाइम पे जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो 6% है, और जब 10 लाख रुपीज डेप्ट हो रहा हो तो उस टाइम पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या है? 8% है। क्लियर? तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो गाइज चलिए हम सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। ओके, सोल्यूशन में पहले हम गिवन पुटअप कर लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जब हम कंपनी का कोई डेप्ट नहीं ले रहे हैं। तो EBIT कितना गिवन है? 3,50,000, और कंपनी कोई डेप्ट नहीं ले रही है, कोई डेप्ट इशू नहीं कर रही है, इसलिए हमने जीरो ले लिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जब कंपनी की डेप्ट क्या है? जीरो है। तो जब कंपनी की डेप्ट जीरो है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 10%। हम इसको 0.10 लिख सकते हैं, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में। स्टेप वन में हम NI कैलकुलेट करेंगे जैसे हम लास्ट अप्रोचेस में कैलकुलेट करते थे। तो NI इज EBIT माइनस I होता है। I इज ए इंटरेस्ट वैल्यू। सो EBIT इज 3,50,000। अब समझिए कि कोई डेप्ट ही ना लग रहा हो, तो कोई डेप्ट ही नहीं है तो इंटरेस्ट क्या लगेगा? जब डेप्ट ही नहीं है तो इंटरेस्ट भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी NI वही आ जाएगी जो आपकी EBIT है। इस केस में जब डेप्ट नहीं लगेगा तो
आपका जो NI है, नेट इनकम वैल्यू, EBIT के बराबर होगा, तो 3,50,000 आ जाएगा। ओके, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? NI अपॉन KE। सो NI आपका 3,50,000 है और KE क्या है? 10%, तो 0.1। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 35 लाख रुपीज़ आ जाएगा। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ गई? 35 लाख रुपीज़। स्टेप 3 में हम मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 35 लाख रुपीज़, डेप्ट तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा है, तो भाई जीरो हो गया। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो इस केस में मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के बराबर होगा। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ गया? इस 35 लाख रुपीज़। ओके, सो गाइज हमने मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिया कि 35 लाख रुपीज़ आ गया इस केस में जब डेप्ट जीरो होगा। ओके, लेकिन हमें अभी भी क्या कैलकुलेट करना है? हमें फोर्थ पॉइंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन V इंटू 100। ओके, सो EBIT इज 3,50,000, V दैट मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज 35 लाख। ओके, डिवाइड करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना है, तो गिवन कितना आ गया हमारा आंसर? 10%। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे निकाल दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इज 10% एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज 35 लाख रुपीज़ व्हेन डेप्ट इज जीरो। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सेकेंड की तरफ चलेंगे। गाइस चलिए हम सेकेंड कंडीशन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड कंडीशन हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जब फर्म डेप्ट यूज़ कर रही है 8 लाख रुपीज़, तो उस टाइम पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या लगेगा? 11% और कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज 6%। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आएगा हम उसे कैलकुलेट करेंगे। EBIT इस कंडीशन में सेम होगा 3,50,000। ठीक है, बस डेप्ट इंक्रीज हो जाएगा। डेप्ट कितना लग रहा है? इज 8 लाख रुपीज़। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 11%। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11% है, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.11। ओके, सो स्टेप वन में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नेट इनकम। नेट इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT माइनस इंटरेस्ट। सो EBIT इज 3,50,000। इंटरेस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इंटरेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियोस में काफ़ी सारी क्वेश्चंस में मैंने आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना सिखाया है, तो आपको पता ही होगा कि कैसे इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो डेप्ट वैल्यू होती है 8 लाख रुपीज़ डेप्ट वैल्यू है। ठीक है, और जितना कॉस्ट ऑफ डेप्ट लग रहा है हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम 8 लाख का 6% फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 48,000। ओके, सो हम 3,50,000 में से 48,000 को माइनस करेंगे, हमारे पास नेट इनकम आ जाएगा 3,02,000। क्लियर गाइज? ओके, हम स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। स्टेप 2 में क्या बताया गया? हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए हम नेट इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी करेंगे। नेट इनकम इज 3,02,000 जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 0.11 जो हमारे पास गिवन है। ओके, हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 27,45,454 रुपीज़ 0.55। ओके गाइज, आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। ठीक है, अब मैं आपको एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला बता रही हूँ। उससे क्या होगा? ना आपको स्टेप 1 यूज़ करना होगा, ना आपको स्टेप 2 यूज़ करना होगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे? आप अगर ये फॉर्मूला यूज़ करते हो K इज इक्वल टू EBIT माइनस I अपॉन S इंटू 100, तो इस फॉर्मूले से आपका डायरेक्टली S फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आपको स्टेप 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक फॉर्मूले से डायरेक्ट यहाँ पे S फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले में स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों ही इंक्लूड है, तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट S फाइंड आउट कर सकते हो, आपको अलग अलग निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने इस तरह से भी कर दिया, आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी S फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप 3 इज V इज इक्वल टू S प्लस D। मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालना है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपकी आ गई है 27,45,454 रुपीज़ 0.55। आप उसमें 8 लाख रुपीज़ ऐड कर दो। ये 8 लाख क्या है? कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, सॉरी मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट है 8 लाख रुपीज़। ओके, जब इसमें आप ऐड करोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? जब इसमें आप ऐड करोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ जाएगी? 35 लाख रुपीज़ 45,454 रुपीज़ 0.55। ओके, सो आपकी इस कंडीशन में भी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। ठीक है, अब हम क्या निकालोगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे। सो EBIT अपॉन V इंटू 100। सो EBIT 3,50,000, V इज 35,45,454.55 रुपीज़।
इंटू 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.098। एक्चुअली इन जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.098। उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.8% आ जाएगा। ओके, सो गाइज हमने अभी इस क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट हमने सॉल्व किया तो हमारी जो वी आई है वो 35 लाख रुपीज़ आई है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया है? सो वी 35 लाख रुपीज़ आया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% आया है। ये पहले वाले कंडीशन में है जब डेप्ट नहीं लग रहा है। ओके, लेकिन जब डेप्ट अप्लाई हो रहा है और डेप्ट कितना हो जा रहा है आपका, यहाँ पे डेप्ट 0 है। जब डेप्ट आपका 8 लाख रुपीज़ हो जा रहा है तो वी आपका आ जा रहा है कितना आ जा रहा है 27 लाख, कितना आ रहा था 27,45,000 या 27,45,454.55 रुपीज़। ओके, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ जा रहा है 9.8%। ठीक है, अब आपको जो सी है, जब आपकी डेप्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 लाख रुपीज़ दी हुई है ना, जब डेप्ट वैल्यू 10 लाख रुपीज़ हो जाएगी तो क्या होगा वी और क्या होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आप मुझे फाइंड आउट करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपका आंसर क्या आया है जब डेप्ट 10 लाख रुपीज़ हो जा रहा है और कॉस्ट ऑफ डेप्ट 8% हो जा रहा है। तो आपको थर्ड क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है, सॉल्व करके आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताना है। मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको, आप एक बार मैच करना कि आपका आंसर वही आ रहा है या नहीं। सो गाइज जब आप थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म इज 30,76,923 रुपीज़ 0.1। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 11.37%। ठीक है, तो अब एक बार चेक करना कि सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं, ये आपका होमवर्क है। ओके, सो गाइज आज हमने दोनों अप्रोचेस कवर अप कर लिए हैं। हमने दोनों अप्रोच को पढ़ लिया है, मोदी गिलानी मिरर मॉडल एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, लेकिन गाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक होमवर्क दिया था, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं, मैं आपको उसका आंसर बता देती हूँ। ठीक है, हमने एनओआई अप्रोच में 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी वीडियो में हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर सी आपका होमवर्क था कि जब आपकी डेप्ट वैल्यू इंक्रीज होके डिक्रीज होके 5 लाख रुपीज़ हो जाती है, जब आपका डिवेंचर डेप्ट डिक्रीज होके 5 लाख रुपीज़ हो जाता है तो उस टाइम पे कंपनी की वैल्यू की मार्केट वैल्यू क्या होगी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कंपनी की जब आपकी डेप्ट 5 लाख हो रही है तब कंपनी की मार्केट वैल्यू 12,50,000 हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14.6% हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर यही आएगा। एक बार मैच कर लेना कि आंसर आ रहा है कि नहीं। ओके, सो गाइज आप यहाँ पे एक बार देखो, मैं एक बार छोटा सा समराइज कर देती हूँ कि जैसे जैसे डेप्ट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पहले 5 लाख है, फिर 8 लाख, फिर 10 लाख, तो जैसे जैसे डेप्ट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, पहले 14.6, उसके बाद 19.11 एंड देन 28%। ओके, तो यहाँ पे एनओआई अप्रोच में, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म तो सेम है तीनों ही केस में, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है वो डेप्ट के साथ इंक्रीज हो रहा है। ओके, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, सो गाइज आपने सॉल्व कर लिया। कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म होता है। मैंने आपको सारे अप्रोचेस बता दिए। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में 4 थ्योरीज थे, एनआई थ्योरीज, एनओआई थ्योरीज, मोदी गिलानी मिरर मॉडल एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, तो यहाँ पे ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में पूरा थ्योरीज मैंने कवर अप कर दिया। आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।